तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या डेफिनेशन, कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ होना चाहिए ये सब चीज़ पढ़ेंगे, और साथ में साउथ अफ्रीका में किस तरह का गवर्नमेंट था, वो कैसे रूल किया, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का क्या क्या फीचर्स है, ये सभी चीज़ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से बढ़ने से पहले हम लोग इस नोट्स के जरिए बढ़ते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ अच्छे से, तो यहाँ पे दिया है द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द सेट ऑफ रूल्स एंड लॉज which set of rules and laws which the citizens and the government had to follow. It is supreme law of country। बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन सेट है, सेट ऑफ रूल्स ऑफ लॉ है, मतलब नियम और कानून का सेट है जिसको कि कंट्री के सिटीजन्स और गवर्नमेंट दोनों को फॉलो करना होता है। कंट्री में सबसे ऊपर होता है, सबसे बड़ा कानून होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, सबसे बड़ा कानून होता है, लॉ होता है कॉन्स्टिट्यूशन। इट लेज डाउन द, इसमें सबसे बेसिक चीज क्या होता है, सिटीजन्स को दिया गया राइट और फ्रीडम्स। उसके बाद ये बताता है गवर्नमेंट के पावर और गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और गवर्नमेंट के पास क्या पावर होगा, ये बताता है। अब बात करते हैं हम लोग साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में एक पॉलिसी था जिसका नाम था अपार्थाइड पॉलिसी। अपार्थाइड का मतलब होता है कि इंसान के पीपल्स के कलर के स्किन के हिसाब, पीपल का जो कलर ऑफ स्किन होता है उसके हिसाब से उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना, मतलब जो काला है उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, जो बहुत ज्यादा काला है, बहुत ज्यादा गोरा है, उसको कलर कहा जाता था, तो उनके साथ ही किया जाता था ये डिस्क्रिमिनेशन। देखिए यहाँ लिखा अपार्थाइड रेफर्स टू अ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कलर ऑफ स्किन। मतलब अपार्थाइड क्या है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, रंग के ऊपर भेदभाव किया जाता है, आदमी के स्किन के कलर के ऊपर भेदभाव किया जाता है। यूरोपियंस हैड सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका। यूरोपियंस जो थे साउथ अफ्रीका में आके 17 और 18 सेंचुरी में बस गए, वही यूरोपियंस जो थे अपार्थाइड पॉलिसी को चलाए, जिसके तहत वो वहाँ के रहने वाले नेटिव पीपल को कहते थे ब्लैक, और जो मिक्स कलर था, जो कि बहुत ज्यादा गोरा नहीं था, बहुत ज्यादा काला नहीं था, उसको कहते थे कलर्ड। और ये लोग उनको इंफीरियर रखते थे, मतलब उनको बराबर दबा कुचला समाज के बनाने थे, उनको किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं होने देते थे। फिर आगे दिया है कि ब्लैक्स को ब्लैक और कलर्ड पीपल को व्हाइट्स के एरिया में जाना मना था, उनके एरिया में काम करना, व्हाइट्स के एरिया में काम करना, मतलब यहाँ तक कि अगर काम भी करना पड़ता था तो काम अगर करना भी है तो उसके लिए उसके पास स्पेशल परमिट होना चाहिए। स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल, बीच, कॉलेज, हर जगह ब्लैक और व्हाइट का सेपरेट बना हुआ था। स्विमिंग पूल ब्लैक्स के लिए अलग था, व्हाइट्स के लिए अलग था, इस तरह से हर चीज सेपरेट बना हुआ था। यहाँ तक कि चर्च में भी ब्लैक्स को एंट्री बैन था, चर्च में भी ब्लैक्स के लिए एंट्री बैन था। रिजर्वेशन सिर्फ व्हाइट्स के लिए था, नॉन व्हाइट्स के लिए किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन नहीं था, ना उसको वोट देने का राइट था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसके बाद बुक से। यहाँ देखिएगा, यहाँ लिखता है दिस वाज नेल्सन मंडेला बीइंग ट्रेसन बाय द व्हाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। यहाँ पे बोला है नेल्सन मंडेला को जेल भेज दिया गया देशद्रोह के आरोप में साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के द्वारा, और उनके साथ 7 लीडर्स को भी जेल भेजा गया, जहाँ पे कि उनको सजा दिया गया था लाइफ ऑफ इम्प्रिजमेंट। लाइफ ऑफ इम्प्रिजमेंट का मतलब क्या होता है, उम्र कैद की सजा दी गई थी 1964 में। ठीक है, किस चीज के लिए उनको सजा दिया गया था, अपार्थाइड का जो अपोज किए थे, वो अपार्थाइड के अगेंस्ट आवाज उठाए थे, इसलिए उनको साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट जो था, व्हाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट, इसलिए उनको उम्र कैद का, उनको और उनके साथ 7 लीडर्स को उम्र कैद की सजा दिया गया। वो मिला था उनको उम्र कैद का सजा, लेकिन वो रहे थे जेल में 28 साल तक। और वो 28 साल तक कहाँ रहे थे, रोबन आइलैंड, जेल का नाम था रोबन आइलैंड, जो जेल था वो रोबन आइलैंड पे था। ठीक है, यहाँ पे फिर देखिए दिया हुआ है ट्रेन बस सब में उनके साथ अलग अलग रखा हुआ था, जगह बनाए हुए थे कि वो लोग अलग अलग बैठेंगे। फिर आगे दिया है कि 1950 में ब्लैक और कलर्ड दोनों मिल के कलर्ड एंड यूनियंस फाउट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। 1950 में ब्लैक और कलर्ड पीपल जो थे वो अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किए, जिसको लीड कर रहा था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का पार्ट, एक ऑर्गेनाइजेशन था, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, या फिर हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसको लीड कर रहा था। ठीक है, आगे इसमें दिया है कि जिस तरह से सरकार व्हाइट गवर्नमेंट जो था, व्हाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट लगातार लोग को
प्रोटेस्ट लोग का जो प्रोटेस्ट था उसको रोकने के लिए लगातार लोग को टॉर्चर कर रहा था, मार रहा था, लेकिन प्रोटेस्ट रुक नहीं था। एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल्स अगेंस्ट अपार्थाइड है जिनके वो बढ़ता ही जा रहा था, प्रोटेस्ट और स्ट्रगल जो था वो बढ़ता ही जा रहा था। तो वाइट गवर्नमेंट को ये समझ में आ गया कि ऐसे करने पे ये रुकेगा नहीं, ऐसे अगर करते रहेंगे तो इस तरह से आगे चल के ये रुकेगा नहीं, आगे अंत में हमको अपना रूल चेंज करना ही पड़ेगा। द वाइट रीजन चेंज इट्स पॉलिसी, अपना वो पॉलिसी चेंज किया। डिस्क्रिमिनेटरी लॉ वेयर रिपेल्ड, डिस्क्रिमिनेटरी लॉ को वापस लिया गया जिसमें से लिखा पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर दिया था, पॉलिटिकल पार्टी बैन नहीं है। फिर आगे दिया है रिस्ट्रिक्शन ऑन द मीडिया वेयर लिफ्टेड, मीडिया पे जो रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ था वो भी हटा लिया गया। उसके बाद देखा गया कि 28 साल बाद जेल से नेल्सन मंडेला फाइनली फ्री मैन की तरह, आजाद आदमी की तरह उनको जेल से रिहा किया गया। वो जब रिहा हुए थे जेल से तो वो साल था 1994। उसके बाद दिया गया, जैसे इंडिया में हम लोग कहते हैं 26 यहाँ इंडिया में हम लोग कहते हैं 15 अगस्त 1947 को हम लोग अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, उसी तरह साउथ अफ्रीका अपना इंडिपेंडेंस डे 26 अप्रैल 1994 को मनाता है। उसके बाद जब नेल्सन मंडेला जेल से बाहर आए तो वो बोले कि व्हाइट और ब्लैक दोनों मिल के हम लोग साथ में, व्हाइट्स और ब्लैक दोनों मिल के हम लोग साथ में इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। द पार्टी दैट रूल्ड, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जो पार्टी था वो ब्रूटल किलिंग किया था, व्हाइट्स का जो पार्टी था, व्हाइट जो था वो ब्रूटल किलिंग किया था, लोगों की आज़ादी को छीना था, लेकिन फिर भी वो सब साथ में मिलके कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बैठा है। 2 साल का लंबा बहस के बाद जाके कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ, 2 साल की लंबी बहस के बाद जाके कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था। और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। बोला गया है यहाँ की कंट्री के सिटीजन्स को जो राइट्स दिया गया वो इतना एक्सटेंसिव है, वो वैसा राइट्स किसी भी कंट्री में अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी दिखाते हैं, यहाँ लिखा हुआ होगा the whites, blacks and colored population of the country together committed of the constitution of the country। ये सब मिलके whites, black और colored people जो थे सब साथ, जितना भी था लोग सब साथ में मिलके कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हेल्प किया। they decided that every sections of society, ये लोग नेल्सन मंडेला डिसाइड किए कि सोसाइटी के हर सेक्शन का व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हेल्प करेगा और सभी को इक्वल राइट्स दिया जाएगा। फिर दिया गया कुछ नेगोशिएशन ऐसा था जिसपे कि व्हाइट्स और ब्लैक्स दोनों के दोनों रेडी हो गए, लेकिन वो नेगोशिएशन क्या था? पहला था द व्हाइट्स एग्री टू द प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वन पर्सन हैविंग वन वोट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि व्हाइट्स जो थे इस बात पे तैयार हो गए कि जो जिस पार्टी को, जिस व्यक्ति को ज्यादा वोट मिलेगा वही आगे जाके रूल करेगा और हर किसी व्यक्ति का वोट का वैल्यू सेम होगा। एक आदमी अगर एक वोट कर रहा है तो उसके वोट का वैल्यू वही होगा जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के बड़े लीडर का वोट का वैल्यू होगा। ठीक है, फिर आगे दिया द ब्लैक एग्री दैट मेजोरिटी रूल वेयर नॉट बी एब्सोल्यूट। मतलब यहाँ पे बोला ब्लैक जो थे ये एग्री करके ये तैयार हो गए, ये भी बात एग्री कर लिए कि हाँ मेजोरिटी में जो भी रूल करेगा वो अपने मन से कुछ भी नहीं करेगा। एब्सोल्यूट का मतलब होता है निरंकुश, मतलब एक तरह से कह सकते हैं इसको ऑटोक्रेसी, मतलब आपको जो भी मन में आएगा आप वो नहीं कर सकते हैं। आप मेजोरिटी में, सरकार मेजोरिटी आपको पब्लिक चुन के आपको वहां भेजा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके ऊपर लिमिट है, आपके पावर के ऊपर लिमिट लगाया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। आप अपने मन से जो भी मन होगा वो नहीं कर सकते। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं और अकाउंटेबिलिटी रखते हैं सिटीजन्स के। ठीक है, फिर दिया गया राइट्स ऑफ द माइनॉरिटी के राइट्स को कभी भी छीना नहीं जाएगा। तो फिर आगे नेक्स्ट दिया है द कॉन्स्टिट्यूशन फर्दर डिफाइन द वे the government was to be elected and its functions। मतलब यहाँ पे बोला कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाया गया है, या जो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसमें बोला गया है कि गवर्नमेंट का फंक्शन, गवर्नमेंट क्या काम करेगा और गवर्नमेंट को कैसे चुना जाएगा ये बताया गया है। लास्ट में बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, वहाँ के साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बेसिक चीज, सबसे पहला चीज ध्यान रखा है कि हर सिटीजन्स को राइट्स और फ्रीडम मिले। ठीक है, अब यही चीज यहाँ पे एक चीज और था, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन है, यही वाला पॉइंट है नेसेसिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमें कॉन्स्टिट्यूशन का क्यों जरूरी। लेकिन उससे पहले देखिए ब्लैक और व्हाइट दोनों को साथ में बैठ तो गए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के, लेकिन दोनों के मन में अलग अलग डर था, दोनों के मन में डर भी था और दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट में। इट वाज नॉट गोइंग इजी फॉर देम टू ट्रस्ट ईच अदर। ब्लैक और व्हाइट को दूसरे पे ट्रस्ट नहीं होता था। दे हैड देयर फियर, दोनों के पास अपना अपना डर था। जैसे ब्लैक्स के पास डर था कि अगर ये लोग फिर से व्हाइट्स फिर से गवर्नमेंट बना लेगा, फिर से मेजोरिटी में आ जाएगा तो वो फिर से हम लोग को रूल करेगा, हम लोग को ऑपरेस करेगा, हम लोग को आगे बढ़ने से हम लोग का डेवलप को रोकेगा, ना इकोनॉमिकल ना सोशल राइट हम लोग को मिलेगा। अब व्हाइट माइनॉरिटी को क्या डर था?
अब साउथ अफ्रीका में माइनॉरिटी तो वाइट नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा संख्या में तो लोग काले लोग हैं, और वाइट्स की संख्या कम, तो वही बोल रहा है वाइट्स माइनॉरिटी में क्या था, वाइट्स माइनॉरिटी के बारे में होता है कि उनको डर था कि उनका जो प्रिविलेज, उनका जो कुछ विशेष अधिकार था और जो प्रॉपर्टी था वो सारे के सारे ब्लैक लोग छीन लेंगे। इस कारण से दोनों के दोनों डरे हुए थे। लेकिन यहाँ पे एक बात तय किया गया कि इस डर को मिटाने के लिए, ट्रस्ट को बढ़ाने के लिए कैसे बढ़ाया जाए, तो बोला गया कि दोनों मिलकर जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होगा, साउथ अफ्रीका का जो भी कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होगा उसमें उसको लिखा जाएगा, मुंह जबानी नहीं रखा जाएगा, रिटन फॉर्म में होगा, ओरल फॉर्म में नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशन। अगर रिटन फॉर्म में होगा तो कल को कोई गलती करता है तो वो उसको दिखाया जा सकता है, वो अपने मन से चेंज नहीं कर सकता। कल को वो बोल दे कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर ओरल कोई भी बात रहेगा तो कल वो बोल सकता है कि कहाँ लिखा हुआ दिखाइए, लेकिन रिटन फॉर्म में रहेगा तो वो दिखाया जाएगा। इसलिए बोला कि अब जो भी कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होगा वो रिटन फॉर्म में होगा। उसके बाद बोला कि उसको अमेंडमेंट इतना आसानी से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, चेंजेस नहीं किया जा सकता है। जब भी चेंजेस करना होगा तो वोट करना होगा उसके लिए, तभी उसमें चेंजेस किया जा सकता है। और कोई भी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं होगा, सबसे ऊपर देश का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसके बाद गवर्नमेंट होगा। और गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन या फिर किसी भी तरह के नियम कानून को जो उसके ऊपर लिमिट होता है उसको इग्नोर नहीं कर सकता है। ये चीज इसमें दिया गया था। फिर दिया गया है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल्स लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक रिटन रूल्स है, लिखा हुआ फॉर्मेट में रूल्स है, जिसको कि पूरे कंट्री के हर सिटीजन्स और हर गवर्नमेंट ऑफ सिटीजन दोनों पे अप्लाई होता है, दोनों उसको फॉलो करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइंस, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? दो चीज करता है कॉन्स्टिट्यूशन। पीपल्स के बीच में दो अलग अलग तरह के पीपल्स के बीच में रिलेशनशिप को डेवलप करता है, अच्छा बनाता है, बेटर करता है। और गवर्नमेंट और पीपल के बीच के भी रिलेशनशिप को बेटर करता है। पीपल और पीपल के बीच में कैसे करता है? मान लेते हैं एक हिंदू एक मुस्लिम है, एक हिंदू एक मुस्लिम है, दोनों साथ में रह रहा है। अगर दोनों में से किसी भी का भी राइट को किसी तरह नुकसान पहुंचाया जाएगा तो दोनों के मन में ये बात आ जाएगा कि हाँ, अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होगा, अगर मेरे साथ गलत किया जाएगा तो मेरे लिए कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमको हेल्प करेगा। तो इस डर से दोनों एक दूसरे के साथ गलत नहीं करता है और दोनों के बीच में रिलेशन अच्छा रहता है। उसी तरह से गवर्नमेंट और पीपल्स के बीच में पीपल भी टेंशन फ्री होकर जाता है कि गवर्नमेंट मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता है। गवर्नमेंट अगर कुछ गलत करेगा तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सजा दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। ये बात उसके दिमाग में बैठ जाता है। वही यहाँ पे दिया है कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन का काम क्या क्या है? इट जनरेट्स, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को क्यों जरूरत है। इट जनरेट्स अ डिग्री टू ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर। बोल रहा है ये जनरेट करता है ट्रस्ट, लोगों के बीच में ट्रस्ट जनरेट करता है, हर तरह के लोगों के बीच में ट्रस्ट जनरेट करता है ताकि लोग साथ में रह सके। अभी हम बताएं कैसे ट्रस्ट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन उन लोग को ट्रस्ट करता है कि वो उन लोग का हेल्प करेगा अगर कुछ उनके साथ गलत होगा तो। द स्पेसिफिक हाउ द गवर्नमेंट विल कॉन्स्टिट्यूट हु विल हैव टू पावर टेक डिसीजन। गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ये हमेशा बताता है कि कौन गवर्नमेंट कैसे बनेगा और गवर्नमेंट में डिसीजन लेने का पावर किसके पास रहेगा। उसके बाद यह है गवर्नमेंट के पावर पे भी लिमिट, इट ले डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गवर्नमेंट के पावर पे भी लिमिट लगाया जाता है और सिटीजन्स को भी राइट दिया जाता है। और चौथा और फोर्थ इसमें कहा गया इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल्स अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है के बारे में कहा गया है। एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन वो होगा जो वहाँ सोसाइटी के लोगों के बारे में, सोसाइटी में रहने वाले लोगों के एस्पिरेशंस मतलब होता है आकांक्षा, उसकी आकांक्षाओं को उसमें व्यक्त किया गया हो। मतलब अगर कोई आदमी अपना व्यापार बढ़ाना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए कि उसको व्यापार बढ़ाने में उसको हेल्प हो, उसको ना कि उसको रोके कोई। अगर ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब लोगों के एस्पिरेशन है, आकांक्षाओं को अगर व्यक्त किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा अच्छा होगा। उसमें किसी भी पीपल को कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ पे दिखाते हैं, यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है ताकि एक अच्छा गुड सोसाइटी का फॉर्मेशन हो सके। अगर लोगों का एक आकांक्षा जो होता है, इच्छा जो होता है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के रहते पूरा कॉन्स्टिट्यूशन उसको पूरा करने में हेल्प करेगा तो एक अच्छा सोसाइटी फॉर्मेट होगा, क्रिएट होगा, ठीक है, फॉर्म होगा। यही सब चीज पे भी दिया हुआ देखते हैं नेसेसिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें कुछ अलग नहीं दिया गया है। ठीक है, इसके बाद एक चीज और यहाँ लिखता है ऑल कंट्री दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशंस आर नॉट नेसेसरली
डेमोक्रेटिक बोल रहा है जो भी कंट्री, जितना भी तरह का कंट्री है, जितना भी वर्ल्ड में कंट्री है, सबके पास कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो डेमोक्रेटिक हो। जो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है उसके पास भी कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। ऐसा नहीं हम ये कहेंगे कि हाँ पाकिस्तान के पास कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो डेमोक्रेटिक है, ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर जो कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन रखा वो डेमोक्रेटिक हो, लेकिन जो कंट्री डेमोक्रेटिक है उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन जरूर होगा। ये बात दिमाग में रखना है। जो कंट्री के पास, जिस भी कंट्री के पास, जो भी कंट्री खुद को डेमोक्रेटिक कहता है उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन होगा ही होगा, अदरवाइज वो डेमोक्रेटिक नहीं है। मतलब डेमोक्रेसी का एक और फीचर है कि वो कंट्री, उस कंट्री के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा। और जरूरी नहीं है कि जिस भी कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन वो डेमोक्रेटिक हो। तो ये वाला बात आप ध्यान रखिएगा, और कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। ये मेरे हिसाब से ये नोट्स में आपको ये इसको लिखने में ज़्यादा बेहतर होगा, ध्यान दीजिएगा इस पर।